हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अ सीड टेल्स अस फार्मर स्टोरी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेल वाले टॉपिक में से, आर रोटीज़ मेड इन योर होम फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड, कि क्या आपके घर में रोटियां बनती है और वो किस तरह की ग्रेन से या अनाज से बनती है। इसका आंसर है इन माई होम रोटीज़ आर मेड विथ वीट एंड कॉर्नफ्लावर, कि मेरे घर में रोटी किससे बनती है, गेहूं से या मक्के के आटे से। और जिस भी तरह से आप रोटी बनाते हैं, जिस भी आटे से बनाते हैं, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जुवार, डिड यू लाइक दीज, कि क्या आपने बाजरा या जुवार से बनी रोटियां खाई और क्या आपको अच्छी लगी खाने में। इसका आंसर है येस, आई हैव ईटन रोटीज़ ऑफ बाजरा, आई लाइक रोटीज़ ऑफ बाजरा, कि हाँ मैंने बाजरे की रोटी खाई और मुझे वो अच्छी लगी। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है फाइंड आउट एंड राइट वाले टॉपिक पे से, इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स, कि आपके घर में जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, दालें होती हैं, उसको कीड़ों से बचाने के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, वी कीप ग्रेन्स एंड पल्सेस इन एयर टाइट कंटेनर्स, कि हम जो ग्रेन्स एंड पल्सेस होती है उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड in different seasons, find out more about any one such festival and write in your notebook, कि आपको उन फेस्टिवल और सीज़न के बारे में बताना है जो फार्मिंग के रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, फार्मिंग में फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं आपको वो बताना है। तो आपको इसमें बताना है फेस्टिवल का नेम ऑफ द फेस्टिवल, इन विच सीजन इट इज़ सेलिब्रेटेड, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्पेशल फूड आर मेड, is it celebrated only at home with the family or together with many people, कि भाई वो किस स्टेट में मनाया जाता है, किस सीज़न में मनाया जाता है, उसमें किस तरह का खाना बनाया जाता है, वो फैमिली के साथ बनाते हैं, घर में बनाते हैं, सबके साथ मिलकर बनाते हैं। तो मैंने आंसर में लिखे हैं कुछ फेस्टिवल्स, देखते हैं वो, जैसे कि लोहड़ी है, वैसाखी है, ओनम एंड पोंगल है। ठीक है, आर सेलिब्रेटेड एज फार्मिंग फेस्टिवल, ये सब फार्मिंग फेस्टिवल है। लोहड़ी इज़ सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन, लोहड़ी को विंटर सीजन में मनाते हैं। बैसाखी इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ समर सीजन, जो बैसाखी का फेस्टिवल होता है उसे जो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है ना, उससे पहले से कि अप्रैल में मनाते हैं। उसके बाद ओनम एंड पोंगल है जो आर सेलिब्रेटेड इन रेनी सीजन, जो ओनम एंड पोंगल फेस्टिवल है वो रेनी सीजन में मनाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। आपको अपने घर के बड़ों से बात करनी है और उनसे ये जानना है कि कुछ अलग तरह के खाने या स्पेशल काइंड की डिशेस फूड वो पहले बनाया करते थे जो अब नहीं बनाए जाते। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, माई मदर शेयर्ड विथ मी दैट अर्लियर लड्डूज ऑफ सेसेमे सीड ऑफ बीटन राइस वर मेड इन होम, नाउ वी जस्ट बाय गजक फ्रॉम द मार्केट, कि जैसे कि मेरी मम्मी ने बताया कि पहले हम लड्डू बनाते थे तिल के, और राइस जो होते हैं उसकी वो बनाते थे, बार्स बनाते थे, बट अब क्या होता है, हम सीधा गजक मार्केट से ख़रीद लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप सीरियल्स वेजिटेबल पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया ऑफ दोज, इज़ देयर एनी दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, कि आपको अपने आसपास की जो फसलें हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई या सीरियल्स हो गए, दालें हो गई, आपके आसपास के एरिया में जो उगाते हैं लोग, उसके बारे में जानना है। और ये भी जानना है कि क्या वो पूरी कंट्री में फेमस है। तो इसका आंसर है मैनी क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, राइस, पोटैटो, मैंगोज, लीची एसेट्रा आर ग्रोन इन माई एरिया, ऑफ दीज लीची इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, कि जो मेरे एरिया में वीट, मेज, राइस, पोटैटो, मैंगो, लीची एक्सेट्रा उगाए जाते हैं, और ये जो लीची है इस फेमस अक्रॉस द कंट्री, के भाई जो पूरी कंट्री में लीची जो फ्रूट है फेमस है, और इवन वीट भी है, राइस भी है, मेज़ भी है, ये सब भी, और पोटैटो, मतलब ये सारी ही वेजिटेबल। एक मिनट मैं ये लिख देती हूँ पूरा यहाँ पे कि ऑल ऑफ दीज आर, ओके, ये करेक्ट है इसका। तो ऑल ऑफ दीज आर फेमस अक्रॉस द कंट्री, के जो सारी ये जो सीरियल्स हो गए या वेजिटेबल हो गई, फ्रूट हो गई, ये पूरी कंट्री में ही फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है डिस्कस वाले टॉपिक में से, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द बाजरा सीड्स सॉ डिफरेंसेस इन द वे धमंजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग,
व्हाट आर दीज डिफरेंसेस कि जो दमनजी भाई थे और जो हसमुख थे दोनों अलग अलग तरह से फार्मिंग करते थे, तो वो क्या क्या डिफरेंसेस थे उनकी फार्मिंग में। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंसेस इन द वे ऑफ फार्मिंग धमनजी भाई एंड हसमुख। तो कुछ वेज लिखे हैं नीचे जिससे कि धमनजी भाई और हसमुख फार्मिंग करते थे। जैसे कि जो एस्पेक्ट, जैसे कि धमनजी भाई हैं वो किसका यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, रेन और रिवर का, मतलब वो किस पे डिपेंड थे, या तो रेन आए या फिर पानी का कोई सोर्स हो जैसे कि रिवर हो। और जो हसमुख थे वो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते थे, मतलब चाहे बारिश आए, रिवर आए ना आए, वो इलेक्ट्रिक मोटर जो उनके खेतों में वो यूज़ करते थे, उससे पानी ऑल द टाइम वो ले सकते हैं। उसके बाद प्लॉइंग, कि भाई जो खेत जोतने का काम होता है वो किससे करते थे, धमनजी भाई बुलॉक से करते थे और जो हसमुख थे वो ट्रैक्टर से। ठीक है, बुलॉक मतलब कि बैलगाड़ी की सहायता से, या फिर जो प्लॉ होता है जो बैलगाड़ी के साथ अटैच होता है उससे करते थे, एंड जो हसमुख भाई थे वो ट्रैक्टर से करते थे, जो इजीली हो भी जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हसमुख सेट विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन प्रोग्रेस, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस। कि जो हसमुख थे उन्होंने कहा कि जो हमारी खेत से हमें प्रॉफिट मिलता है मनी का, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। तो आंसर है इसका, प्रोग्रेस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पीपल देयर लाइफ क्वालिटी इन सोसाइटी। कि प्रोग्रेस का मतलब हमारे हिसाब से ये है कि भाई किसी इंसान का डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसकी लाइफ अच्छी हो और पूरी सोसाइटी भी अच्छी हो। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, डिस्कस एंड थिंक वाले टॉपिक में से, व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर्स। कि जो हसमुख के फार्म्स हैं कुछ सालों बाद उनका क्या हाल हो सकता है। तो इसका आंसर है, आफ्टर सम ईयर्स हसमुख फार्म कुड बिकम इनफर्टाइल ड्यू टू एक्सेसिव यूजेस ऑफ केमिकल्स। कि कुछ सालों बाद जो हसमुख है उसके जो फार्म है कैसे हो जाएंगे, इनफर्टाइल, बंजर हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने फार्म में ना, अपने खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग वो इतना नहीं करते। इस वजह से उनके जो फार्म्स है कुछ सालों बाद बैरन हो सकते हैं, बंजर हो सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का सेकेंड पार्ट है, धमनजी सन हसमुख चोज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर। हसमुख सन परेश इज़ नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर, वाई वुड ही हैव डन सो। कि जो धमनजी भाई के जो बेटे हैं हसमुख, उन्होंने फार्मर बनना चूज़ किया जैसे कि उनके पापा फार्मिंग करते थे, लेकिन जो हसमुख भाई का बेटा है परेश, उसने ये सोचा कि मुझे फार्मर नहीं बनना, मुझे ट्रक ड्राइवर बनना है। उसने ऐसा क्यों सोचा। तो इसका आंसर है, परेश वॉज एजुकेटेड एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग, दैट इज़ वाई ही चूज़ टू बी अ ड्राइवर। कि जो परेश था वो एजुकेटेड था, ठीक है, इसलिए उसने फार्मिंग की जगह क्या चुना, ड्राइविंग करना, ट्रक को। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, द सीड्स वर नॉट श्योर दैट वट हसमुख वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज रियली प्रोग्रेस, वट डू यू फील। कि जो सीड्स जो इसमें कहानी सुना रहे हैं उनके हिसाब से जो हसमुख भाई थे जो वो प्रोग्रेस की बात करते हैं, ठीक है, वो उन्हें समझ नहीं आती भाई, वो श्योर नहीं थे कि जो हसमुख भाई जिस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वो प्रोग्रेस है भी या नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस रिगार्डिंग, कि जो हसमुख भाई की डेफिनेशन है प्रोग्रेस की, जिस तरह से वो प्रोग्रेस को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्या वो एक्चुअल में प्रोग्रेस है। तो इसका आंसर है, आई थिंक द सीड्स वर करेक्ट इन देयर थिंकिंग, नाउ न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर कैन डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल, अ मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपल विच लीव्स मैनी पीपल जॉबलेस। कि क्या होता है कि सीड्स सही सोच रहे थे, क्योंकि नए मेथड होते हैं ना फार्मिंग के, उससे जो वो होता है सॉइल की क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, और जो मशीन से हम फार्मिंग करते हैं इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स भी चली जाती हैं, जिससे कि सच में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इवन एनवायरमेंटल डिग्रेशन भी होता है जब हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीन्स एंड केमिकल्स यूज़ करते हैं फार्मिंग में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया विच मे बी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, व्हाट चेंजेस आर दीज, व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैम। कि आपके आसपास कोई ऐसा चेंज हुआ है जिसको प्रोग्रेस कहना मुश्किल है, बिकॉज उसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं, आपको अपना ओपिनियन बताना है। तो इसका आंसर है, येस माई सिटी गॉट सो मॉडर्न, इट हैज़ सेवरल बिग बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स एंड अदर फैसिलिटीज़, बट द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ माई सिटी इज़ डिग्रेडिंग। कि हाँ, मेरे आसपास जो मेरी सिटी है काफ़ी मॉडर्न हुई है, वहाँ पे बिग बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, रोड्स हैं और बहुत फैसिलिटीज़ है, बट इन्हीं के चक्कर में क्या हुआ है, मेरी जो सिटी का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जैसे कि दिल्ली में
बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। दिल्ली एक डेवलप सिटी है एंड इसी के चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और वाटर भी साफ़ नहीं होता दिल्ली का। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम मॉडर्न तरीके से ना मॉडर्न तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडर्न तरीके के ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है प्रोजेक्ट वाला टॉपिक में से, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग, राइट सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर फॉर एग्जांपल हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर, विच क्रॉप नीड्स हाउ मच वाटर। कि आपको फार्मर और फार्मिंग जब आपके मन में आता है, ये जो शब्द आते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, और आपको फार्मर से अगर कुछ क्वेश्चंस करने हो तो आप कौन कौन से करेंगे। तो इसका आंसर है द क्वेश्चंस विच come in my mind and I also want to ask from farmers are given below। कि जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं और जो मैं पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ फार्मर्स से, वो हैं, डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर क्रॉप्स ऑल राउंड द ईयर। कि क्या आप कभी थकते नहीं है अपनी क्रॉप्स का मतलब कि देखभाल करते हुए पूरे साल। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स डू यू ग्रो इन 1 ईयर। कि किन किन तरह की कितनी वेराइटीज़ आप उगाते हैं एक साल में क्रॉप्स की। हैव यू एवर फेस क्रॉप फेलियर। कि क्या आपने कभी क्रॉप फेलियर फेस किया है, जिसकी क्रॉप नहीं उगी या बारिश की वजह से बर्बाद हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश आने से ना क्रॉप सारी ख़राब हो जाती है, या क्रॉप में जब कीड़े लग जाते हैं तभी भी वो ख़राब हो जाती है, या जिस साल बारिश ही नहीं होती उस साल क्रॉप उग नहीं पाती। तो क्या इस तरह का कोई डिफ़िकल्टी आया है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। उसके बाद डू यू यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ़ फार्मिंग। कि क्या आप मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का यूज़ करके और इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके, ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ करके। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी मन मर्जी से भी ऐड ऑन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है विजिट अ फार्म नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट। कि आपको अपने आसपास के एरिया की फार्म में जाना है, ठीक है, वहाँ के लोगों से बात करनी है और एक रिपोर्ट लिखनी है। तो इसका आंसर है आई विजिटेड माई नियरेस्ट फार्म, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, 3 people वर्क इन दैट फार्म, दे ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक कैबेज, कैप्सिकम, पोटैटो, कैरेट, गुआवा, मैंगो, रेडिश एक्सेट्रा, दे यूज़ मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट फॉर फार्मिंग। कि मैं अपनी नियर बाय फार्म में गया या गई और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, 3 लोग काम करते हैं यहाँ पे और वो क्या क्या उगाते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स उगाते हैं। अब वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों उगाते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, कैप्सिकम, पोटैटो, कैरेट, गुआवा, मैंगो, रेडिश। और वो किस तरह से करते हैं फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट के यूज़ से, ठीक है। क्वेश्चन 6 है जर्नी ऑफ द बाजरा सीड वाले टॉपिक में से, व्हाट टेक्नोलॉजी कुड बी यूज टू कट द स्टेम इन पिक्चर 1, व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर इन पिक्चर 4, व्हाट वेज वुड have been used to do work shown in picture 5 and 6, you can see dough is ready in picture 6, when do you think a sieve could have been used, discuss each step in detail in many language you wish to use। कि जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे ओल्ड तरीके से तोड़ा जा रहा है बाजरे को या जो भी ग्रेन इसमें यूज़ किया है, उसी तरह से ओल्ड मेथड से उसे जो ओखली में कूटा जा रहा है। फिर सारा मतलब हैंड मतलब कि हाथ से किया जाने वाला काम है, मतलब कि मैन वाला काम हो रहा है, मैनुअल लेबर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि मैनुअल लेबर के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं आज की डेट में इन सभी जो पिक्चर में दिखाए गए हैं इन सभी प्रोसेसेस को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पिक्चर 1 में वो हाथ से तोड़ रही है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको हाथ से सारी फसल तोड़ रही है। सेकंड में जो पीसने का काम हो रहा है वो ओखली में हो रहा है, या थर्ड में जो रोटी वगैरह बन रही है वो हैंड से ही वो डो को अपना गूंद के रोटी बना रही है। मतलब सब कुछ मतलब कि फार्म से लाने तक और उसको आटा बनाने तक, रोटी बनाने तक सब कुछ हाथों से हो रहा है, इसमें किसी भी मशीन का यूज़ नहीं है। तो आपको बताना है कि किन किन इक्विपमेंट, किन किन मशीन्स का यूज़ किया जा सकता है इन सब कामों के लिए, ठीक है। इनका रिप्लेसमेंट बताना है आपको मॉडर्न फार्मिंग में। तो आंसर है इसका
द स्टैम इन पिक्चर 1 कैन बी कट यूजिंग अ हार्वेस्टर, कि जो पिक्चर 1 में स्टैम है वो किससे कट की जा सकती है, हार्वेस्टर के यूज़ से, जो कि एक मशीन है। द हार्वेस्टर इज़ अ ह्यूज मशीन यूज टू हार्वेस्ट द क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज फील्ड वेयर कटिंग बाय हैंड इज़ नॉट पॉसिबल। कि हार्वेस्टर क्या होता है, एक मशीन होती है बड़ी, जहाँ पे क्रॉप्स जो उगती है उन्हें काटने के काम आती है, ठीक है, और फटाफट से कट जाती है। द चक्की इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग द बाजरा एंड मेकिंग फ्लावर। एक चक्की का यूज़ किया जाता है बाजरा को ग्राइंड करने में। तो चक्की की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ आटा डीडर और डो मेकर फॉर डूइंग द वर्क शॉन इन पिक्चर 5 एंड 6। चक्की की जगह हम जो वो होती है ना व्हीट मिल या राइस मिल में जो मशीन्स होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो पिक्चर 5 और 6 में जो डो, जैसे कि आटे को गूंदने के लिए डो मेकर भी आता है, उससे भी हम गूंद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो मैनुअल लेबर है उसे कम करके कुछ मशीन्स का यूज़ करके अपने क्रॉप को भी काट सकते हैं, उससे फ्लावर भी बना सकते हैं मशीन्स की हेल्प से। और जो इवन जो डो होता है वो भी आजकल मशीन से गूंद जाता है। डो मेकर वाली मशीन आती है, उसमें आप आटा डालो, पानी डालो, और वो खुद ही जो गूंदा हुआ आटा होगा आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, व्हाट वी हैव लर्न वाले टॉपिक में से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, there have been many changes over time in our food. What can this mean? Use the seed story and what you know from your elder to explain. कि हमारे फूड जो है, हमारी फूड हैबिट्स है या फूड इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी चेंज हुए हैं। एंड इसका मतलब क्या है कि मतलब जो सीड की स्टोरी, जो सीड ने पूरी स्टोरी बताई है कि ओल्ड तरीके से कैसे होता था, फिर सारी जनरेशन टू जनरेशन फार्मिंग का उसने कंपेयर किया है। तो आपको अपने एल्डर्स से पूछना है और एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं फूड मेकिंग में और फूड ग्रोइंग बिजनेस में, जो भी चैप्टर में भी डिस्क्राइब है। आंसर है इसका, इन ओल्ड टाइम्स द फूड वॉज ग्रोन एंड कुक्ड ऑर्गेनिकली, बट नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर रेडी मेड एंड प्रोसेस्ड। द प्रोसेस्ड यहाँ पे प्रोसेस्ड आएगा, प्रोसेस। द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। कि क्या होता था, जो पुराने ज़माने में ना जो फूड होता था उनको कैसे बनाया जाता, कैसे उगाया जाता था, और ऑर्गेनिकली नेचुरल तरीके से उगाया जाता था और बनाया भी नेचुरल तरीके से जाता था। लेकिन आजकल जो फूड है वो रेडीमेड होता है, मसाले रेडीमेड होते हैं, सब्जियां भी फ्रोज़न वाली मिल जाती है ना, सब कुछ रेडीमेड होता है, सब कुछ प्रोसेस्ड होता है। अब क्या होता है, बस सीधा पैकेट लाओ, खोलो और अपना खाना बना लो। लेकिन पहले लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से खाना बनाते थे। पहले वो खेतों से सारा मैनुअल लेबर से सारा अपनी फसल को काटना, हाथों से ही उनका कुछ उन्हें प्रोसेसिंग करना हाथों से ही, मतलब कि मशीन्स का ना यूज़ करके, या एडिबल्स या जो होते हैं ना एडिटिव होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सब केमिकल्स वगैरह नहीं डालते थे वो खाने में। वो बहुत ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से बनाते थे। लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आज खाने में खाने को प्रोसेस किया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और ना जाने किस किस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे कि खाने जो हमारा फूड आइटम्स होता है उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो जाए, वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहे। बट इट्स नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज उससे खाने की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ डिक्रीजिंग। और जो अब फूड की क्वालिटी है ना वो डिक्रीज़ भी हो रही है। किस वजह से? लैंड पॉल्यूशन की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से और एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में इतना पॉल्यूशन है कि जो खाना, जो फूड आइटम्स हम उगाते भी हैं ना, वो किस तरह की मिट्टी में उग रहा है उसी तरह का वो उगता है। फिर जो फसल होती है, अगर वो एक तरह से एक पॉल्यूटेड लैंड में उगा रहे हैं तो वो जो फसल का प्रोडक्ट होगा वो भी पॉल्यूटेड होने के काफ़ी चांसेस हैं। और वाटर भी साफ़ नहीं है, हवा भी साफ़ नहीं है, तो हमारे जो फूड है वो केमिकल की वजह से तो डिग्रेड हो ही रहा है, वो साथ ही साथ एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी हमारा हवा, हमारा पानी और खाना दोनों ही पॉल्यूटेड हो रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज़ ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप। कि क्या हो अगर सभी फार्मर एक ही तरह की फसल उगाएं, उससे क्या होगा हमारी लाइफ में। तो आंसर है, इफ़ ऑल द फार्मर जस्ट ग्रो वन टाइप ऑफ सीड्स वी विल नॉट हैव सेवरल फूड वेराइटीज़। कि अगर सभी फार्मर्स एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो हमारी लाइफ में ना फूड की कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी, एक ही तरह की वैरायटी होगी और हम वो खा खा के बोर हो जाएंगे और हमारी बॉडी को फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग तरह की सब्जियों से, दालों से या अनाजों से हमें मिलते हैं, वो हमें नहीं मिल पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।